हेलो स्टूडेंट, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे साथ मेरी क्लास में। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं यार, फिजिकल एजुकेशन। ठीक है, तो आज से मैं फिजिकल एजुकेशन की वीडियो भी डालने वाला हूँ। ठीक है, तो प्लीज सपोर्ट करना इन वीडियोस को भी और ज्यादा से ज्यादा देखना ताकि आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स मिल सके। थोड़ा डिटेल में भी पढ़ाऊंगा मैं इसको। ठीक, तो चलो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा फिजिकल एजुकेशन से, वो इसका पहला चैप्टर रहने वाला है। ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट्स। तो चलो इसको जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज आपके साथ। चलो बेटा जी, जल्दी से स्टार्ट करते हैं फिजिकल एजुकेशन का पहला चैप्टर, मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट्स। तो हम सबसे पहले इसकी मीनिंग की बात करते हैं। तो इसकी अगर मीनिंग की बात करें तो इसकी मीनिंग होती है इज एन आर्ट ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग ऑल अवेलेबल रिसोर्सेज टू अचीव एनी प्री डिटरमाइंड गोल इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। मतलब हमारे पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज है, ठीक है, उसको एक अच्छी तरीके से हमें क्या करना है, यूटिलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ स्टेप्स के अकॉर्डिंग काम करते हैं ताकि उसको इफेक्टिवली और एफिशिएंटली यूज किया जा सके अवेलेबल रिसोर्स का। तो उसी को करने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना होता है, कुछ स्टेप लेने होते हैं। जैसे कि पहला प्रोसेस प्लानिंग का करना होता है, फिर ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ठीक है, इनकी मदद से हम उन अवेलेबल रिसोर्सेज में क्या करते हैं, किसी भी टूर्नामेंट को अच्छे से या उसके अवेलेबल रिसोर्स में हम उसको अच्छे से करने की कोशिश करते हैं। इसी को हम कहते हैं मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट। ओके, अब हर एक प्रोसेस को हम क्या करते हैं, इंडिविजुअली पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा प्रोसेस है वो है प्लानिंग। ठीक है, प्लानिंग क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम पहले से प्री डिसाइड कर लेते हैं कि को हमें क्या क्या करना है इस टूर्नामेंट के लिए। ठीक है, उस चीज को हम पहले से डिसाइड करके रख लेंगे। ओके, जिसको हम बाद में अडॉप्ट करते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं उस गोल को अचीव करने के लिए जो हमने पहले से क्या करा, प्री डिटरमाइन करा है। प्री डिटरमाइन का मतलब जो पहले से ही हमने क्या करा, सोच रखा है। ओके, अब देखो प्लानिंग जो ये प्रोसेस है ये हमारी किस चीज में हेल्प करता है। ठीक है, तो पहले इसकी अगर हेल्प की मैं बात करूं तो स्पेसिफाई कर देता है हमें हमारे एम्स क्या रहने वाले हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या रहने वाला प्रोग्राम को लेकर। दूसरा, ये हमारी हेल्प करता है कि एस्टिमेट नंबर ऑफ पार्टिसिपेट, कि कितने पार्टिसिपेट्स हमें चाहिए प्रोग्राम के अंदर और उसका बजट कितना होना चाहिए और रिसोर्सेज क्या होनी चाहिए। ओके, तीसरा हमें ये मदद करता है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम या सिचुएशन आ जाए ड्यूरिंग प्लान, जैसे कि जब हम प्लान को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, अगर उस समय पे क्या प्रॉब्लम आ सकती है, क्या सिचुएशंस क्रिएट हो सकती है, उसको भी ये पहले से हमें क्या कर देता है, बता देता है। ठीक है, मतलब एक अंदाजा लगा देता है हमारे लिए। ओके, वही अगर फोर्थ बात करूं तो टू हेल्प इन इफेक्टिव एंड इफिशिएंटली यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्स, और साथ में अवेलेबल रिसोर्स को ठीक है इफिशिएंटली और इफेक्टिवली हमें यूज करने में क्या करता है, मदद करता है। ऐसा क्यों, क्योंकि हम पहले से प्लान कर चुके हैं ना कि कौन सी रिसोर्स कहाँ पे हमें यूज करनी है, इसलिए हमारी जो रिसोर्सेज है वो बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होती। ठीक है, तो ये चार बेनिफिट्स हैं, या आप मान लो एडवांटेज है, या मान लो इसकी इंपोर्टेंस है। ओके, अब बात करते हैं हम सेकंड प्रोसेस की, ऑर्गेनाइजिंग। टू प्रोसेस थ्रू बीच वेरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटेड टू प्रोग्राम, मतलब प्रोग्राम से रिलेटेड जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, ठीक है, उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ऑर्गेनाइजिंग के अंदर स्पेसिफाई किया जाता है कि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, एंड क्लासिफाई भी किया जाएगा उनको, फिर बांटा जाएगा और फिर असाइन किया जाता है। मतलब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दी जानी चाहिए, किस कमेटी के पास या किस एम्प्लॉय के पास जानी चाहिए, ठीक है, उसको दिया जाता है। ओके, ऑर्गेनाइजिंग के अंदर। तो इससे हमें क्या फायदा मिलता है, ऑर्गेनाइजिंग से सबसे पहला सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन हो जाता है किसका, ड्यूटीज का अमंग वर्कफोर्स। ओके, उसके बाद टू डिफाइन द वर्क रिलेशनशिप बिटवीन कमेटी, कमेटी के बीच में और या पीपल्स के बीच में क्या रिलेशनशिप होनी चाहिए काम को लेकर, वो रिलेशनशिप क्या हो जाती है, इसमें पता चल जाती है। ओके, वहीं अगर मैं बात करूं तो इंश्योर करती है बेस्ट पॉसिबल यूटिलाइजेशन, और ऑर्गेनाइजिंग भी हमारी बेस्ट पॉसिबल यूटिलाइजेशन की कोशिश करती है अवेलेबल रिसोर्स का। ओके, अब बात करते हैं तीसरा हमारा प्रोसेस, स्टाफिंग। ओके, स्टाफिंग क्या होता है, ये भी एक प्रोसेस है जिसके अंदर हमारी फिलिंग होती है पोस्टों की, जो पोस्ट होती है हमारी, ठीक है, उन पोस्टों को क्या करा जाता है, फिल किया जाता है एक सुटेबल पर्सन के साथ। ओके, अब इसका देखो क्या फायदा है, इसमें क्या होता है, टू रिस्पॉन्सिबल फॉर रिक्रूटमेंट, इसमें क्या होता है, रिक्रूटिंग करने का काम होता है इसके अंदर, मतलब मोस्ट सुटेबल जॉब के लिए मोस्ट सुटेबल पर्सन की, ठीक है, खोज इसमें काम लाया जाता है। ठीक है, स्टाफिंग के अंदर। दूसरा, हेल्प टू रिड्यूस द ऑपरेशनल कॉस्ट, ऑपरेशनल कॉस्ट को ये क्या कर देता है, कम। कैसे, क्योंकि हमें बार बार किसी को रिक्रूटमेंट नहीं करना पड़ेगा ना, जब हमें एक ही बार अच्छे से ठीक है सुटेबल पर्सन को जॉब पे बैठा देंगे या लगा देंगे, तो फिर हमें बार बार उसको जॉब को बार बार फिल करने की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए ऑपरेशनल कॉस्ट कम हो जाती है। ठीक है, वहीं अगर मैं बात करूं, हेल्प इन द फाइंडिंग आउट इफिशिएंट एंड इफेक्टिव एम्प्लॉय, और हमें एक इफिशिएंट ठीक है और एक इफेक्टिव एम्प्लॉय क्या हो जाता है, मिल जाता है इसके अंदर। ओके, तो ये तीन बड़े प्रोसेस थे। अब चौथा प्रोसेस की बात करते हैं अगर हम, तो चौथा प्रोसेस है बेटा हमारा डायरेक्टिंग। ठीक है,
अच्छे से समझ में आ रहा ना बेटा जी? कोई डाउट है तो कमेंट कर देना अभी। ठीक है, देखो डायरेक्टिंग हमारा फोर्थ, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर इंस्ट्रक्टिंग मींस इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं, ठीक है, एंड गाइडिंग की जाती है, कम्युनिकेटिंग किया जाता है, इंस्पायरिंग की जाती है ह्यूमन को, मतलब जो वर्कफोर्स काम कर रही है, ठीक है, उन्हें जो मैनेजर्स होते हैं वो क्या करते हैं, डायरेक्ट करते हैं, जिसके अंदर इंस्ट्रक्शंस या गाइड, उनको गाइडलाइंस देते हैं, ठीक है, कि ऐसे नहीं, ये काम को ऐसे करो, ठीक है। इससे क्या होता है, एक अच्छा कोऑर्डिनेशन बन जाता है और इफेक्टिवली यूटिलाइज होता है रिसोर्सेज का, ठीक है। देखो अब इसका क्या फायदा मिलता है हमें, सबसे पहले तो इससे इंटीग्रेट होते हैं एफर्ट्स ऑफ ऑल एम्प्लॉइज और डिपार्टमेंट और एम्प्लॉइज जो भी काम कर रहे हैं उन सभी के एफर्ट्स को एक साथ इंटीग्रेट कर लिया जाता है, हेल्प होती है इससे, ठीक है। फिर टू मोटिवेट एम्प्लॉइज या डिपार्टमेंट, इससे क्या होता है, एम्प्लॉइज या डिपार्टमेंट क्या होता है, मोटिवेट होते हैं, क्यों, क्योंकि मैनेजर उनको क्या कर रहा है कि ऐसे नहीं ऐसे करो, तो बता रहा है ना उनको, तो इसलिए वो मोटिवेट होंगे कि चलो हमारा मैनेजर हमें बता रहा है ऐसा, लाइक। एंड टू क्रिएट हार्मोनियस रिलेशन बिटवीन एम्प्लॉय, और ये हार्मोनी मतलब प्यार मोहब्बत बढ़ाता है, ओके। अब भाई अगर मैं बात करूं पांचवा हमारा जो प्रोसेस है वो है कंट्रोलिंग, ओके। कंट्रोलिंग में क्या किया जाता है, टू इंश्योर किया जाता है ऑल एक्टिविटीज आर परफॉर्म एज पर प्लान, कि जो एक्टिविटीज हो रही है, ठीक है, वो क्या प्लान के अकॉर्डिंग परफॉर्म हो भी रही है या नहीं। तो इसका क्या फायदा है, टू गिव सर्टेन अमाउंट ऑफ ऑटोनॉमी, इससे क्या होता है पता है, डिसीजन मेकिंग में थोड़ी सी ऑटोनॉमी, मतलब कुछ थोड़ी सी आजादी मिल जाती है हमारे एम्प्लॉयज को, जिससे उनका विश्वास बढ़ता है। फिर टू इनहेंस द मैनेजरल एबिलिटी, इससे एम्प्लॉय की मैनेजरल एबिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, क्योंकि वो भी किसी को कंट्रोल कर सकता है, उसको अगर पावर मिलती है तो। उससे टू कंपेयर एक्चुअल परफॉर्मेंस, और इसमें क्या होता है, एक्चुअल परफॉर्मेंस को हम एक्सपेक्टेड रिजल्ट के साथ क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। जैसे मान लो मेरा एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या है कि इतना आना चाहिए, इतना होना चाहिए, पर एक्चुअल में अभी कितनी हो रही है, ठीक है, कुछ चीज को हम कंपेयर कर सकते हैं इसमें। उसके बाद टू इंप्रूव कोऑर्डिनेशन, और ये थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन को भी क्या करता है, इंप्रूव करता है। तो ये 5 बड़े प्रोसेस है जो हम मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्टिंग एंड इवेंट्स में क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, ओके क्लियर। उसकी डिफाइन के अकॉर्डिंग इनको मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया आपको। अब देखो यहाँ पे ना ये सारे जो प्रोसेस है, अब इन प्रोसेस में एम्प्लॉय डिपार्टमेंट की बात हो रही है ना। अब इन डिपार्टमेंट या इन कमेटीज या एम्प्लॉय कुछ भी बोल लो, ठीक है, तो कुछ कमेटीज बनाई जाती हैं इन 5 प्रोसेस को करने के लिए, ठीक है। तो वो कमेटीज क्या है मैं आपको बताता हूँ, वो वेरियस कमेटीज कौन कौन सी है। देखो सबसे पहले कमेटीज, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा प्री टूर्नामेंट कमेटीज, जो टूर्नामेंट से पहले काम करती है। पहली ऑर्गेनाइजिंग, दूसरी फाइनेंस वाली, ठीक है, फिर पब्लिसिटी वाली, ओके, फिर टेक्निकल, फिर परचेज। तो ये सारी कमेटीज है आपकी जो प्री टूर्नामेंट मतलब टूर्नामेंट स्टार्ट होने से पहले काम करेंगे, ओके। वही ड्यूरिंग टूर्नामेंट चल रहा है उस समय पे कौन काम करेंगे, ठीक है। अब देखो पहली रिसेप्शन कमेटी, फिर ट्रांसपोर्टेशन कमेटी, बोर्डिंग और लॉगिंग कमेटी, फिर इवेंट सेरेमनी कमेटी, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन वाली कमेटी, ठीक है, और अनाउंसमेंट कमेटी। उसके बाद ग्राउंड्स एंड इक्विपमेंट्स कमेटी, उसके बाद ये रिफ्रेशमेंट और एंटरटेनमेंट कमेटी, फिर एंट्रीज एंड प्रोग्राम कमेटीज, ऑफिसर्स कमेटी और फर्स्ट एड कमेटी। ये सारी कमेटीज, ठीक है, ड्यूरिंग टूर्नामेंट क्या करती है, वर्क करती है। एक और कमेटी होती है जो होती है पोस्ट टूर्नामेंट। तो पोस्ट टूर्नामेंट में कोई अलग से कोई कमेटी नहीं होती, जो कमेटीज यहाँ पे है इन्हीं कमेटीज में से कुछ कमेटीज पोस्ट टूर्नामेंट के बाद भी क्या करते हैं, काम करती हैं। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे मैं बताता हूं, पोस्ट टूर्नामेंट के बाद जैसे कि ट्रांसपोर्ट कमेटी पोस्ट टूर्नामेंट के बाद भी काम करती है, क्लियर। तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे वेरियस टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट। अब जरा वेरियस टाइप्स क्या है हमारे टूर्नामेंट के, उनको जरा ध्यान से समझते हैं क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट। चलो One eternity later. तो चलो बेटा जी अब जल्दी से देख लेते हैं कि कितने टाइप के हमारे टूर्नामेंट्स होते हैं। तो टूर्नामेंट्स कितने टाइप के होते हैं उससे पहले हम छोटा सा एक चीज देख लेते हैं कि टूर्नामेंट होता क्या है। टूर्नामेंट देखो क्या होता है, अ सीरीज ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट। किसी भी स्पोर्टिंग मतलब कोई भी स्पोर्ट हो उसके अगर आप बहुत सारे इवेंट कर रहे हो एक सीरीज में, ठीक है, तो आप उसे समझ लो क्या कहते हो, टूर्नामेंट क्या हो गया। जैसे कि मान लो एक फुटबॉल है, ठीक है, एक फुटबॉल स्पोर्ट है, अब उसमें हमने क्या करा, बहुत सारे उसके मैचेस रख दिए हैं, वो भी एक सीरीज के अंदर, तो हम उसको क्या बोलेंगे, पूरा एक टूर्नामेंट बोलेंगे। जैसे कि इंडिया के अंदर क्रिकेट को लेकर मैं बताता हूँ आपको, जैसे कि हम करते हैं ना आईपीएल, ठीक है, तो वो पूरा एक टूर्नामेंट होता है, ओके क्लियर। तो चलो आगे देखते हैं इस टूर्नामेंट का फायदा क्या होता है, क्या एडवांटेज है, क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। देखो इंपॉर्टेंस, फिलहाल इंपॉर्टेंस लिखी है मैंने यहाँ पे, इंपॉर्टेंस क्या है इसकी। देखो सबसे पहले पब्लिसिटी ऑफ स्पोर्ट्स, स्पोर्ट को क्या करता है, पब्लिक करता है, ज्यादा से ज्यादा पब्लिसिटी मिलती है उससे। दूसरा टू हेल्प इन द डेवलपिंग स्पोर्ट स्किल, बच्चों में या दूसरे लोगों के अंदर क्या करता है, स्पोर्ट स्किल्स को डेवलप करने में हेल्प करता है। एंड टू हेल्प इन द सिलेक्शन ऑफ प्लेयर फॉर द हायर लेवल टूर्नामेंट, हायर लेवल टूर्नामेंट के लिए प्लेयर को चॉइस करना बहुत ज्यादा क्या हो जाता है इसके अंदर आसान
हो जाता है। एंड टू हेल्प इन द डेवलपिंग फ्रेंडशिप एंड ब्रदरहुड, और इससे फ्रेंडशिप और ब्रदरहुड भी बढ़ता है। जैसे कि आप इंडिया और पाकिस्तान के मैच देख लो, जब इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता है तो सभी लोग एक साथ बैठकर, ठीक है, किस तरीके से मैच को देखने लग जाते हैं। तो ये क्या है, एक फ्रेंडशिप और ब्रदरहुड ही तो बन रहा है, ठीक है। यहाँ तक कि कोई दुश्मन भी होता है तब भी वो साथ बैठ के मैच देख लेते हैं, है ना, होता है। तो बस वैसे ही क्या करता है, क्रिएट करता है फ्रेंडशिप और ब्रदरहुड। वहीं अगर मैं बात करूं तो सोर्स ऑफ रिक्रिएशन, और ये स्पोर्ट लवर्स के लिए थोड़ा सा रिक्रिएशन का भी सोर्स होता है टूर्नामेंट। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंस है टूर्नामेंट की। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट। जो ये टूर्नामेंट्स होते हैं कितने टाइप के होते हैं। अगर मैं सबसे पहले बात करूं और सबसे इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, वो है हमारा नॉकआउट, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट है, 2 ही टूर्नामेंट पढ़ाऊंगा मैं आपको, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो सबसे पहले नॉकआउट है। नॉकआउट क्या है, मोस्ट कॉमन टूर्नामेंट, बहुत ही ज्यादा कॉमन टूर्नामेंट है ये, ठीक है। मोस्टली कंट्रीज में देखने को आपको मिल सकता है, ठीक है। इन बीच टीम्स प्ले अगेंस्ट ईच अदर, इसके अंदर क्या होता है, हर एक टीम एक दूसरे के अगेंस्ट खेलती है, क्लियर। और टीम्स मेड टू कंप्लीट बीच ईच अदर, मतलब ईच अदर, एक साथ खेलकर इस टूर्नामेंट को पूरा करती हैं टीमें, ठीक। लेकिन लास्ट में जो होता है वो सिर्फ एक सिंगल विनर ही आता है। ओके, तो टूर्नामेंट के लास्ट में हमेशा एक सिंगल विनर आएगा। और इसकी एक सबसे बड़ी अगर मैं बात बताऊं तो इसमें जब टूर्नामेंट होता है अगेंस्ट एक दूसरे के, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, एक टीम जीतती है तो दूसरी हमेशा हारती है, ये बात हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। और जो हार जाती है उसको एलिमिनेट कर दिया जाता है, और जो जीतती है उसको आगे के राउंड में भेज दिया जाता है नॉकआउट के अंदर। ये भी आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि वन टीम जो लूज हो जाती है वो डिफीट हो गई, मतलब जो डिफीट हो गई उसको एलिमिनेट कर देते हैं, मतलब बाहर निकाल देते हैं, और जो जीतती है उसको आगे राउंड में भेजा जाता है। ओके, तो चलो आगे देखते हैं इसकी एडवांटेज क्या, हमें क्या फायदे हैं इसके। सबसे पहला फायदा कि लेस एक्सपेंसिव, ये ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, क्योंकि देखो ज्यादा समय तक चलता नहीं है और ज्यादा टीम्स की इसके अंदर जरूरत नहीं पड़ती। क्यों, क्योंकि जो हार गई उसको तो बाहर निकालते जा रहे हैं हाथों हाथ, तो उसका खर्चा तो कम हो जाएगा, इसलिए लेस एक्सपेंसिव होता है, ठीक है। थोड़ा खर्चीला कम होता है ये टूर्नामेंट। उसके बाद टीम एंड प्लेयर ट्राइज टू गिव देयर बेस्ट, और हर एक टीम हो चाहे फिर प्लेयर हो अपना बेस्ट देने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। किस रीजन से पता है, इस डर से कि कहीं हम हार ना जाए, तो अपनी हार को अवॉइड करने के लिए वे लोग क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा बेस्ट परफॉर्मेंस देने की कोशिश करते हैं। उसके बाद एंड कंप्लीट इन द लेस टाइम, और कम से कम समय में ही ये टूर्नामेंट क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। ओके, ठीक है। अब इसका ना कुछ डिसएडवांटेजेस भी है, मतलब इसके कुछ हानि भी है। क्या है देखो, पहला, ऑफन गुड बी टीम्स गेट द एलिमिनेटेड इन वेरी बिगिनिंग। कई बार क्या होता है कि अच्छी टीमें शुरुआत में क्या हो जाती है, बाहर हो जाती है। ओके, जैसे कि मान लो कोई नॉकआउट टूर्नामेंट चल रहा है, अच्छी टीम है पर गलती से क्या हुआ, वो मैच हार गई, तो बस जाओ बाहर भाई। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक अच्छी टीम बाहर हो गई, ठीक है, एलिमिनेट हो गई। अब उसके बाद एक बाय चांस अगर मान लो कोई बिग टीम, ठीक है, एडवांस लेकर मतलब फाइनल तक चली जाए, तो वहां पे पता क्या होता है कि लोग ना फिर इस टूर्नामेंट के अंदर अपना इंटरेस्ट लूज कर देते हैं, क्योंकि देखो बिग टीम को कोई भी देखना नहीं पसंद करेगा फाइनल में, है ना। तो इसलिए कुछ लोग क्या करते हैं, अपना इंटरेस्ट खो देते हैं, जो टूर्नामेंट देखने ही क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं वो, इस वजह से। क्लियर, ओके। अब यहाँ पे आगे क्या होता है, एंड इसमें ड्यू टू प्रेशर, ज्यादा प्रेशर होने के कारण प्लेयर्स जो होते हैं कैन नॉट बी परफॉर्म अकॉर्डिंग टू देयर कैपेसिटी। जो उनकी कैपेसिटी होती है ना प्लेयर्स की, उस कैपेसिटी के अकॉर्डिंग वो खेल नहीं पाते। रीजन प्रेशर। प्रेशर कैसा कि हमें जीतना ही है, जीतना ही है एकदम। क्यों, क्योंकि अगर हार गए तो बाहर हो जाएंगे, इस रीजन से, ठीक है। इस प्रेशर की वजह से प्लेयर्स कई बार अच्छा नहीं खेल पाते अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, ठीक है। एंड नॉट वेरी पॉपुलर, और ये इसी रीजन, इन्हीं सभी डिसएडवांटेजेस की वजह से पॉपुलर भी नहीं है ज्यादा। ओके, much later. सेकंड टूर्नामेंट की बात करते हैं, जो है हमारा क्या, लीग और राउंड रोबिन, ठीक है। इसको राउंड रोबिन के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखना लीग टूर्नामेंट को। ये लीग टूर्नामेंट का देखो, सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, तो जैसे कि इंडिया में आईपीएल होता है ना, इंडियन प्रीमियम लीग, ठीक है, तो बस वो लीग टूर्नामेंट है। ओके, देखो ईच टीम्स प्लेज विद द एवरी अदर टीम। इसके अंदर क्या होता है, हर एक टीम, क्लियर, हर एक टीम के साथ खेलेगी, ऐसा होता है इसके अंदर। अगर 10 टीमें हैं, ठीक है, तो 10 की 10 टीमें एक दूसरे के अगेंस्ट खेलेंगी इसके अंदर। जबकि नॉकआउट में क्या हो रहा था कि एक बार खेला, अगर हार गई तो सीधा बाहर, यही हो रहा था ना। पर यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे हर टीम के साथ मौका मिलेगा खेलने का, चाहे वो फिर हार जाए चाहे फिर वो जीते। ओके, ये बात ध्यान रखना। एंड एटलीस्ट वंस, एक बार तो कम से कम खेलेगी। एंड इन बीच ईच टीम, इसलिए ना इस लीग के अंदर, मतलब इस टूर्नामेंट के अंदर हर एक टीम के पास मोर चांस, ज्यादा से ज्यादा चांस होता है परफॉर्म बेस्ट, अपनी परफॉर्मेंस दिखाने का ज्यादा से ज्यादा। ओके, अब अगर मैं वही बात करूं तो ये लीग 2 टाइप की होती है बेटा, एक सिंगल लीग और डबल लीग। देखो सिंगल लीग जिसके अंदर हर एक टीम को एक मैच खेलने के लिए कम से कम मिलेगा हर एक टीम के साथ। वहीं डबल लीग क्या है, डबल लीग के अंदर
हर एक टीम के साथ कम से कम मिनिमम 2 मैचेस खेलने के लिए मिलेंगे ही मिलेंगे। ओके, क्लियर है? जैसे कि आईपीएल के अंदर हर टीम को 2 मैचेस खेलने के लिए मिलते हैं हर एक टीम के साथ, पता है ना आप लोगों को ये बात? तो इसलिए वो डबल लीग कहलाती है। ओके, वहीं अगर मैं बात करूं अब इसके कुछ फायदे क्या है, ठीक है, एडवांटेजेस है ओनली बेस्ट एंड डिजर्विंग टीम अल्टीमेटली विन। इसमें सिर्फ ध्यान रखना वही टीम जीतेगी जो ज्यादा, ठीक है, परफेक्ट है और डिजर्विंग टीम होगी। ओके, एंड दूसरा एवरी टीम गेट्स फुल अपॉर्चुनिटी टू डिस्प्ले देयर परफॉर्मेंस, और सभी टीमों को अपनी परफॉर्मेंस को दिखाने की क्या मिलता है, मौका मिलता है कि जितनी भी उनके पास कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग वो क्या कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं, वो अपॉर्चुनिटी सबको मिलती है। वहीं गेट्स मोर पॉपुलरिटी, और इसी वजह से ये क्या है, बहुत ज्यादा पॉपुलर है, क्योंकि देखो लंबे टाइम तक भी चलती है, इस वजह से भी पॉपुलर है। ओके, एंड इजी फॉर सेलेक्टर्स, और सेलेक्टर्स के लिए बहुत आसान होता है यहाँ पे प्लेयर्स को चॉइस करना इन फ्यूचर के लिए। ओके, एंड अ टीम डज नॉट हैव टू विन ऑल मैचेस, और इसमें ऐसा नहीं है कि सारे मैचेस जीतने जरूरी हैं टीम को। क्लियर, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि एक रैसों में ही मैचेस जीतने होते हैं फाइनल को जीतने के लिए। ओके, अब यहाँ पे डिसएडवांटेजेस भी है इसके, कुछ ध्यान से समझना। पहला डिसएडवांटेजेस, मोर एक्सपेंसिव है, बहुत ज्यादा महंगा पड़ता है लंबे समय के कारण, और ज्यादा टीम्स होती हैं, ज्यादा ऑफिसर्स की जरूरत पड़ती है इसलिए। जैसे कि देखो फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, दूसरा डिसएडवांटेज बहुत लंबे समय तक चलता है, जिस वजह से बहुत से लोग तो इसमें क्या होते हैं, इंटरेस्ट खो देते हैं कि यार इतना लंबा कौन देखेगा, है ना, रोज ही रोज हो जा रहे हैं, इतने ज्यादा टाइम तक चल रहे हैं, तो इसमें क्या होता है, थोड़ा इंटरेस्ट लूज हो जाता है, ठीक है, कुछ लोगों का, स्पोर्ट लवर्स का। ओके, एंड टू रिक्वायर्स मोर अरेंजमेंट, इसमें बहुत ज्यादा अरेंजमेंट्स की जरूरत होती है, स्पेशल ऑफिसर्स की, एंड इंस्पेक्टर्स लूज देयर इंटरेस्ट, और इंस्पेक्टर्स क्या करते हैं, अपने इंटरेस्ट भी खो देते हैं लंबे समय के कारण। ओके, तो ये था बेटा हमारे दो, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट थे, एक लीग टूर्नामेंट, दूसरा हमारा नॉकआउट टूर्नामेंट। क्लियर? अब ना एक थर्ड टूर्नामेंट और होता है जिसका मैं आपको बता देता हूं, वो होता है कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। तो फिलहाल कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट में कुछ खास नहीं है, क्योंकि वो नॉकआउट और लीग टूर्नामेंट को मिला के ही, ठीक है, क्या कराया था, बनाया जाता है। क्लियर? तो चलो इसको तो फिलहाल ड्रॉप करो, इसका कोई इतना इंपॉर्टेंस नहीं है। अब फिलहाल हमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में और भी, वो है फिक्चर्स ड्रॉ करना, कि हम किस तरीके से फिक्चर्स तैयार कर सकते हैं टूर्नामेंट का। ओके, तो देखो उसका सबसे पहले मैं प्रोसीजर बता रहा हूं, फिर उसके बाद एक एग्जांपल भी करके दिखाऊंगा आपको। ओके, तो सबसे पहला प्रोसीजर देखते हैं। पहला प्रोसीजर, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि टोटल नंबर ऑफ टीम्स कितनी है, क्लियर, जो इन्वॉल्व हो रही है टूर्नामेंट के अंदर। क्लियर? दूसरा, टोटल नंबर ऑफ मैचेस कितने होंगे, उसको निकालना बहुत आसान तरीका है, टोटल नंबर ऑफ टीम में से 1 माइनस करो, मिल जाएंगे आपको मैचेस। फिर कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ राउंड्स, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ राउंड्स को कैलकुलेट कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ बाय, फिर टोटल नंबर ऑफ बायस को हमें क्या करना होता है, कैलकुलेट, जिसमें से कुछ नहीं करना, हाईएस्ट पावर ऑफ 2 में से माइनस टोटल नंबर ऑफ टीम्स को माइनस करना है। क्लियर? अब यहाँ पे ध्यान से समझना, बाय होता है क्या। बाय बेटा एक ऐसा प्रोसीजर है, ठीक है, जिसके अंदर किसी कुछ टीमों को, मतलब कुछ टीमें होती हैं जो पहला राउंड मान लो खेलेंगी ही नहीं, प्ले ही नहीं करेंगी, और उनको सेकंड राउंड में क्या कर दिया जाता, भेज दिया जाता बिना प्ले करे। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं बाय। ओके, और उसके बाद फिर हमारा पांचवा स्टेप जो आता है वो आता है कैलकुलेट नंबर ऑफ टीम्स इन ईच हाफ। फिर हमें ईच हाफ के अंदर ये देखना होता है कि कितने टीमें आएंगी। 2 हाफ करे जाते हैं, हमेशा ध्यान रखना, टोटल नंबर ऑफ टीम्स को 2 हाफ में बांटा जाता है। तो पहला हाफ, अपर हाफ, इसका निकालना फॉर्मूला ये है, ठीक है, कि टोटल नंबर ऑफ टीम +1 डिवाइडेड बाय 2। फिर लोअर हाफ को निकालने का टोटल नंबर ऑफ टीम -1 डिवाइडेड बाय 2। ये भी मैं करके दिखा दूंगा, टेंशन मत लो कि आप सोच रहे हो कि कैसे होगा ये सब। अभी मैं आपको एक एग्जांपल कराऊंगा तो उसमें अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। ओके, वही कैलकुलेट नंबर ऑफ बायस इन ईच हाफ। फिर ये कैलकुलेट करना होता है कि हर एक हाफ में कितने बाय हमारे रखने हैं। ओके, तो अब जल्दी से सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, अब हम इसके ऊपर एक पिक्चर तैयार करके देखते हैं जल्दी से कि हाउ टू प्रिपेयर अ पिक्चर। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है, चलो जल्दी से ट्राई करते हैं इसको, किस तरीके से ये तैयार होगा। A few moments later. जी जल्दी से देख लेते हैं कि किस तरीके से हम एक पिक्चर तैयार कर सकते हैं टूर्नामेंट के लिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिया है, टू प्रिपेयर द पिक्चर्स फॉर 11 टीम्स। तो यहाँ पे हमें बोला जा रहा है कि 11 टीम्स है आपके पास, ठीक है, और इन 11 टीम्स का एक पिक्चर तैयार करना है नॉकआउट बेसिस पर। ओके, तो चलो जल्दी से दिखाता हूँ मैं आपको किस तरीके से तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले पहला स्टेप तो आपका यही कंप्लीट हो जाता है कि आपने नंबर ऑफ टीम्स का पता करना था। नंबर ऑफ टीम्स आपको ऑलरेडी देखो गिवन है। ठीक है, तो नंबर ऑफ टीम्स कितनी है आपकी 11, और ध्यान रखना नंबर ऑफ टीम्स को हम एन से डिनोट करते हैं, कैपिटल एन से। ओके, अब हमें बात करना है कि टोटल कितने मैचेस होंगे। ठीक है, मैचेस, नंबर ऑफ मैचेस का पता करता है। तो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ मैचेस जो प्ले होने हैं
वेरी सिंपल, जो टोटल नंबर ऑफ टीम है उसमें से 1 माइनस कर देना बेटा, और ये आ गए आपके मैचेस, ठीक है। 10 मैचेस होने हैं टोटल नंबर, बट कुछ नहीं करना होता, टोटल नंबर ऑफ टीम में से 1 माइनस करो, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ मैचेस आपको मिल जाएंगे। क्लियर। अब आपको तीसरे स्टेप में क्या करना है, यहाँ पे पता करना है कि यहाँ कितने मतलब हमारे पास हाफ में, अपर हाफ में कितनी टीम होंगी और लोअर हाफ में कितनी टीम्स होंगी। तो देखो ये भी बहुत सिंपल है, आपको यहाँ पे सबसे पहले निकालना है नंबर ऑफ टीम्स अपर हाफ की, ठीक है, अपर हाफ में। तो अपर हाफ में निकालने के लिए आपको क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ टीम में से 1 प्लस कर देना और 2 से उसको डिवाइड कर देना, ठीक है। तो 11 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 कितनी हो गई यहाँ पे, 12 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 6। तो 6 टीमें, ओके। अब वही अगर मैं बात करूं लोअर हाफ के अंदर, तो लोअर हाफ में n-1 डिवाइडेड बाय 2, मतलब 11 में से 1 माइनस करोगे तो यहाँ पे 10 डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ पे कितने आ गई, 5। तो यहाँ पे 5 टीम आ गई। क्लियर। तो पहले अपर हाफ में कितनी टीम है बेटा, 6 टीमें, और दूसरे हाफ में 5 टीमें। डन। अब हमें यहाँ पे निकालना है कि टोटल बाय कितनी है, ठीक है, नंबर ऑफ बाइज। तो नंबर ऑफ बाइज निकालने का वेरी सिंपल तरीका, आपको क्या करना है, नेक्स्ट पावर ऑफ 2 की नेक्स्ट पावर लेनी है नंबर ऑफ टीम्स से। अब नंबर ऑफ टीम्स कितनी है यहाँ पे, खुद एक लॉजिक लगाना, कितनी टीम्स है यहाँ पे, 11। क्लियर। अब 11 जो है, अगर मैं 2 की पावर काउंट करूं तो देखो सबसे पहले 2 की पावर, अगर मैं मान लो 1 रखता हूं तो 2 आएगा, 2 रखता हूं तो 4 आएगा, और 2 की 3 रखता हूं तो 8 आएगा, 2 की 4 रखूंगा तो 16। तो इसका मतलब 2 की पावर 4 16, जो 11 से ग्रेटर है। इसका मतलब 11 के बाद नेक्स्ट पावर क्या है, 2 की 16। तो यहाँ पे 16 लेना है हमें, और नंबर ऑफ टीम्स माइनस कर देनी है उसमें से, ठीक है। नंबर ऑफ टीम्स कितनी है हमारी, 11। तो यहाँ पे 5 वाइज आ गए आपके। क्लियर। पता लगा कहां से आए पावर, ओके। तो 5 वाइज आ गए। अब ये 5 वाइज जो है ये किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है अपर हाफ में और लोअर हाफ में। देखो नंबर ऑफ वाइज अपर हाफ, ठीक है। तो वेरी सिंपल, आपको क्या करना है अपर हाफ के लिए पता है, नंबर ऑफ वाइज को यहां रखना है जो आपके निकले हैं, और प्लस में 1 और डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे 5 वाई थे और 1 प्लस 2 से करोगे तो यहाँ पे 6 डिवाइडेड बाय 2, तो 3 वाइज आ गए आपके, ठीक है, पहले अपर हाफ में। फिर लोअर हाफ के अंदर, लोअर हाफ में आप देखो, लोअर हाफ में भी सेम यही करना है। तो 5 माइनस 1 करना है लेकिन अब की बार, ठीक है। तो 4 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गए, 2 वाइज। तो लोअर हाफ में 2 वाइज है और अपर हाफ में 3 वाइज है। ओके, क्लियर है इतना। तो अब हमें लास्ट जो निकालना है, नंबर ऑफ राउंड्स निकालने हैं छठे स्टेप में, नंबर ऑफ राउंड्स, ठीक है। तो राउंड निकालने का तरीका क्या है, देखो कितनी पावर थी 2 की, 4। तो बस सिंपल सी चीज है, 4 ही राउंड होंगे। क्लियर। जितनी 2 की पावर होगी उतने ही राउंड होते हैं। ओके, अगर 1 है तो 1 राउंड, 2 है तो 2, 3 है तो 3, 4 है तो 4, 5 है तो 5 राउंड। ओके, तो राउंड पावर से पता लग जाएगा। ओके, सिंपल है, ये सारे स्टेप समझ में आए। अब इन सब चीजों के मिलने के बाद अब हमें एक पिक्चर तैयार करना है, ड्रॉ करके दिखाना है। क्लियर। तो चलो वो करते हैं जल्दी से। सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना है, 2 हाथ में इसको बांट लेना है। गारंटी में पूरी लिख लो पहले यहाँ पे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक 11, ठीक है। और अब आपको देखो यहाँ पे अपर हाफ में कितनी थी, 6, और लोअर हाफ में 5। तो यहाँ पे आप क्या करो, सबसे पहले यहाँ से इस तरीके से एक सेपरेशन कर लो इन दोनों का, ठीक है। तो ये वाला मेरा जो हिस्सा है, इतना वाला ऊपर वाला, ये अपर हाफ है मेरा, ठीक है, ये अपर हाफ है। क्लियर। और ये वाला जो हो गया नीचे वाला मेरा लोअर हाफ हो गया। क्लियर, ये लोअर हाफ हो गया, ठीक है, डन। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इन बाइस को सेट करना है, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि ये हमारी टीम्स है, और यहाँ पे राउंड बना लेता हूं मैं। तो टोटल राउंड कितने थे हमारे, टोटल राउंड थे 4, तो 4 राउंड बनेंगे। तो राउंड 1 सबसे पहला, फिर राउंड 2, फिर राउंड 3, और फिर राउंड यहाँ पे 4। ओके, क्लियर है। अब यहाँ पे देखो राउंड 1 में, ठीक है, राउंड 1 करेंगे उससे पहले ना हम इन बाइस को क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। सबसे पहला बाय देखो कहां लगाना है, सबसे पहला बाय हमेशा लोअर जो हाफ होगा उसकी लास्ट टीम को देना आपको, ठीक है। सबसे पहला बाय लोअर हाफ को जाएगा, ठीक है, फर्स्ट बाय। क्लियर। सबसे लास्ट वाली जो टीम होगी लोअर हाफ की, उसको देना पहला बाय। फिर सेकंड बाय अपर हाफ की सबसे पहली टीम को देना है। ओके, देन फिर थर्ड
जो होगा हमारा, ठीक है, थर्ड वाई, वो हमें देना है लोअर हाफ की फर्स्ट टीम को, थर्ड वाई, क्लियर। और फिर जो फोर्थ वाई होगा वो अपर हाफ की सबसे लास्ट टीम को, फोर्थ वाई, ठीक है। उसके बाद जो फिफ्थ वाई होगा वो आपको यहां दे देना है आपको, ठीक है, लोअर हाफ की सबसे जो सेकंड लास्ट टीम होगी उसको दे देना है आपको फिफ्थ वाई, ठीक है। और इसी तरीके का एक पूरा प्रोसेस है ये, पूरा जो अरेंजमेंट मैंने करा ना कि पहला वाई हमें लोअर हाफ को दे देना है लास्ट में एकदम, फिर ठीक है सेकंड हाफ हमें जो मतलब सेकंड वाई जो है वो हमें अपर हाफ के फर्स्ट टीम को दे देना है, ये सब इसी तरीके से हमें अरेंज करना होता है इसको, ठीक है। अब यहाँ पे पहले राउंड में देखते हैं कि किसके मैच होंगे। तो पहले राउंड में, क्योंकि आपको पता बाय वाले, तो मैंने आपको पहले बोला था बाय वाले वो टीमें होती है जिनको बिना मैच खिलाए, ठीक है, आगे के राउंड में क्या कर दिया जाता है, शिफ्ट कर दिया जाता है। तो इसका मतलब यहाँ पे बाय वाली टीमों को तो मैच होंगे ही नहीं, जो बची उनके मैच होंगे। तो देखो सबसे पहला मैच किसके बीच में होगा, इन दोनों के, फिर दूसरा मैच इन दोनों के होगा, फिर तीसरा इन, ठीक है, इनके बीच में होगा, क्लियर। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान से समझना, जो भी सेकंड राउंड में क्या होगा, जो भी इससे जीतेगा वो इससे आगे भिड़ेगा, किस मैच में, फोर्थ में, ठीक है, नंबर फोर्थ मैच में। अब वही जो भी इस वाले से जीतेगा वो इस वाले से आगे भिड़ेगा मैच नंबर 5 में, क्लियर। और अब यहां ध्यान से समझना, अब यहाँ पे भी तो एक, तो यहां से ये वाला किससे भिड़ेगा, इससे, जो भी जीतेगा। तो ये हो गया मैच नंबर 6, क्लियर। अब ये दोनों बाय वाले जो है आपस में भिड़ेंगे मैच नंबर 7 के अंदर, ठीक है, क्लियर। अब राउंड थर्ड में क्या होगा, देखो राउंड थर्ड में वेरी सिंपल, जो बंदा इससे जीतेगा और जो इससे जीतेगा वो आपस में भिड़ेंगे मैच 8 में, और जो इन दोनों में से जीतेगा वो मैच नंबर 9 में, क्लियर, ओके। अब राउंड फाइनल में जो इससे जीतेगा और इससे जीतेगा वो मैच नंबर 10 में क्या होंगे, जाके क्या होगा, खेलेंगे, ठीक है। अब मैच नंबर 10 में जो भी जीतेगा वो क्या कहलाएगा, विनर कहलाएगा, क्लियर। तो यहाँ पे कितने मैचेस थे हमारे, 10 ही तो मैच थे, हो गए 10 के 10 मैचेस, क्लियर। तो इस तरीके से ही ड्रॉ करना होता है बेटा पिक्चर्स, बस वेरी सिंपल, बहुत आसान है। अगर अभी भी कोई अगर आपको डाउट रह गया हो इसमें, ठीक है, कोई चीज ना समझ में आई हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। और ये चैप्टर जो था, पहला चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया फिजिकल एजुकेशन का, ठीक है। क्योंकि देखो और भी है तरीके तो पिक्चर बनाने के, सीटिंग मेथड भी है, पर वो नहीं करना आपको, नॉर्मल यही वाला पूछा जाता है पिक्चर का, सिंपल, ठीक। तो आपको यह आना चाहिए, तो आप इसको अच्छे से कर लेना, कोई डाउट निकले तो बता देना मुझे, ठीक है। और बाकी ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, तो अब नेक्स्ट चैप्टर के साथ आपको मिलूंगा मैं फिजिकल के, ठीक है। तब तक के लिए आपको बाय। और हाँ एक चीज, वीडियो अगर अच्छी लगी और समझ में आया हो तो यार वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब और आपका बेल आइकन का जो बटन होता है उसको ऑल पे सेट कर लेना जरूर, ठीक है, ताकि सभी फिजिकल की वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे, ओके। बाकी तो आपको पता ही है, गॉड्स प्लान इज बेटर देन आवर प्लान। तो चलो तैयारी करते रहो मेरे साथ और अच्छे अच्छे मार्क्स लाने की कोशिश करो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आपको, ठीक है, तब तक के लिए आपको बाय।